हेलो स्टूडेंट्स, पैरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज हम एवीएफओ भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश के लिए कुछ चुनिंदा प्रश्नों का संकलन कर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चंस कंसेप्चुअल है और काफी सारी पॉइंट्स को समझने में, काफी सारी कंसेप्ट्स को समझने में आपका सहयोग देंगे। शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है जो आपके सामने स्क्रीन पर। यह बीमारी कोई बीमारी है, यह बीमारी ब्रॉयलरों अथवा मुख्यतः डे ओल्ड चिक, डे ओल्ड चिक मतलब चूजा जो अंडे में से निकलता है, यानी 21 दिन के मुर्गी में 21 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड को प्राप्त करने के बाद जो चूजा अंडे में से निकलता है, बिल्कुल एक तरह से नवजात, तो उसको बोलते हैं डे ओल्ड चिक, शुरुआती अवस्था में। तो कोई बीमारी है जो कि पोल्ट्री की है, मेनली ब्रायलर्स में होती है और शुरुआती अवस्था में होती है, मीन्स एक दिन के चूजे में, डे ओल्ड चिक में, को बहुत अधिक प्रभावित करती है। संक्रमित चूजे के प्रमुख शारीरिक लक्षणों में चूजे में क्या क्या समस्या हो जाती है? चूजे में लेग डिसऑर्डर्स, मीन्स पैरों से चला नहीं जाता, पैरों में समस्या आ जाती है। मुर्गियों में असामान्य रूप से पंख, असामान्य पंख मीन्स पंख फैल जाते हैं और जो पंखों का कोऑर्डिनेशन होता है, पंखों का जो वास्तव में एनाटॉमिकली वो सिचुएटेड होते हैं, उस तरह से नहीं रहते। पेल कोम्ब यानी जो कलंगी होती है मुर्गी के सिर पर, उसको कहते हैं कलंगी या कोम्ब। तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पेल, यानी हल्का पीला। तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिम्टम, नर्वस जो सिस्टम होता है उसके सिम्टम्स आते हैं। कैसे कैसे? ट्रेमर्स, ट्रेमर्स मीन्स कपकपाना, कपकपाहट, या फिर यूं कह सकते हैं कि मुर्गी में हेलिकॉप्टर डिजीज का रोग कारक है। यानी हमने यहाँ पर जो ये लक्षण पढ़े, ये सब ये मुर्गी में हेलिकॉप्टर डिजीज के लक्षण है। मीन्स हेलीकॉप्टर की तरह इसके पंख हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को मुर्गी में हेलीकॉप्टर डिजीज कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से वायरस से ये हेलीकॉप्टर डिजीज होती है। ये है रियो वायरस। और देखिए ये रियो वायरस क्या करता है, मुर्गी में एंट्राइटिस कर देता है, जिसके कारण अच्छी तरह से फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इस डिजीज के कई नाम है, इसको स्टंटिंग सिंड्रोम कहते हैं, जैसा आपको हम बताते हैं। ये बीमारी काफ़ी फेमस है, रियो वायरस से होती है। हेलीकॉप्टर सिंड्रोम हम इसको बोल रहे हैं, हेलीकॉप्टर डिजीज बोल रहे हैं। तो इसमें और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? हेलीकॉप्टर डिजीज इन पोल्ट्री, ये आपके सामने इसकी इमेजेस है। इस तरह से पंख हो जाते हैं, देखिए, इसको बोलते हैं हम हेलीकॉप्टर डिजीज। और ये बीमारी है, ये 1 डे ओल्ड चिकन्स में ज्यादा होती है। रियो वायरस की ये बीमारी है और इस बीमारी को स्टंटिंग और रंटिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। ये देखिए, स्टंटिंग एंड रंटिंग सिंड्रोम। एबनॉर्मल फीथरिंग, हेलीकॉप्टर डिजीज, पंखों की असामान्यता के कारण इसको क्या कह रहे हैं हम? हेलीकॉप्टर डिजीज कह रहे हैं। पेल कॉम्ब डिजीज भी कहते हैं इसको। इसमें कलंगी का रंग कैसा हो जाता है? पेल। और वाटेल्स एंड लेग्स इन ब्रॉयलर्स, मीन्स जो वाटेल्स होते हैं यहाँ पर, जो संरचनाएं होती है मुर्गी में, वो, और यहाँ तक कि लेग्स भी कैसी हो जाती हैं? पीले कलर की। और उसमें मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होती है, हायर अर्ली मोर्टिलिटी, वीक लेग्स। और नर्वस सिस्टम के साइंस आते हैं, नर्वस सिस्टम के कौन कौन से? ट्रेमर्स, इनकोऑर्डिनेशन, ट्रेमर्स मीन्स कपकपाहट और बैलेंस नहीं बना पाती मुर्गी, जिसको बोलते हैं इनकोऑर्डिनेशन। और यहाँ तक कि जो मेल एब्जॉर्प्शन
हो जाता है, मीन्स उसमें मुर्गी के अंदर अवशोषण नहीं हो पाता खाद्य पदार्थों का, क्योंकि एंट्राइटिस हो जाती है। एंट्राइटिस के कारण खाद्य पदार्थ अच्छे से अवशोषित नहीं हो पाते। इसलिए देखिए, इस बीमारी काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसको वायरल एंट्राइटिस भी कह सकते हैं और मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी हो जाता है इसके कारण, और इसको इन्फेक्शियस स्टंटिंग सिंड्रोम भी कहते हैं या स्टंटिंग रंटिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्रॉयलर रंटिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, पेल बर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर डिजीज भी कहते हैं, और टर्कीज में इसको टर्की वायरल एंट्राइटिस कहते हैं, पॉल्ट एंट्राइटिस, POULT, पॉल्ट एंट्राइटिस। पॉल्ट क्या होता है? टर्की का जो चूजा होता है उसको पॉल्ट कहते हैं। तो ये बीमारी है मेल डाइजेशन सिंड्रोम या मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, और ये किससे हो रही है? ये हो रही है बीमारी रियो वायरस से। काफी इंपॉर्टेंट ये हमने बीमारी कवर करी। क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट बीमारी के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपिडम ल्यूसिडम। कई कशेरुकियों और अन्य जानवरों में पाई जाने वाली एक ऊतक की परत होती है। कहाँ पाई जाती है? आई के अंदर। आपने देखा होगा रात में जो कई पशु पक्षी होते हैं उनकी आंख में यहाँ पर काफी चमक दिखाई देती है, आंख के बीच में जहां पर रेटिना होता है। तो ये एक लेयर होती है कोरोइड सेल्स की, और इसमें कई प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कई कई जानवरों की आंखें व्हाइट से लेकर के, ग्रीन से लेकर के, ब्लू से लेकर के, रेड से लेकर के किसी भी कलर की हो सकती हैं, और डिपेंड करता है एक तो लाइट किस एंगल से जाती है। जैसे रात में हम पशुओं के आंखों में टॉर्च दें तो उसका जो कलर का होना एक तो लाइट के जाने के एंगल पर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है यहाँ पर सेल्स के अंदर उपस्थित पिगमेंट, जो कोरोइड सेल्स होती हैं उनके अंदर। तो देखिए ये एक प्रकार का रेट्रो रिफ्लेक्टर है, और रात्रि में दृष्टि को बेहतरीन बनाता है। मीन्स जैसे मानव है, मानव तो ड्यूरनल है, मीन्स दिनचर है। एक तो होता है दिनचर जो दिन में अपनी सारी गतिविधियां पूर्ण कर लेता हो, अधिकांश गतिविधियां दिन में पूर्ण कर लेता हो, जिसको रात में शिकार करने या अन्य कार्यों के लिए रात में बाहर नहीं निकलना पड़े, उसको कहते हैं ड्यूरनल। जो दिन में तो सारे प्राइमेट्स हैं मैक्सिमम, वो सब रात्रि में विश्राम करते हैं। रात्रि में इनकी नजर कमजोर हो जाती है। प्राइमेट्स मीन्स ह्यूमन है और चिंपैंजी है इस श्रेणी के। और कुछ जंतु क्या, जो शिकारी जंतु होते हैं वो होते हैं रात्रिचर। रात्रिचर का मतलब वो नॉकटर्नल कहलाते हैं। नॉकटर्नल यानी ऐसे रात्रिचर प्राणियों की आंखों, अब जरूरी नहीं है इसमें सारे शिकारी आए, अन्य पशु भी आ सकते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े की आंखों में भी टेपिटम ल्यूसिडम है, गाय की में भी है, भैंस की में भी है। इस प्रकार से काफी सारे जानवरों की आंखों में ये कलर और चमकीली आंखों में एक लेयर होती है आंख के अंदर। तो जरूरी नहीं है। अब यदि शिकारी के अंदर, शिकारी की आंखों में ये टेपिटम ल्यूसिडम है, तो शिकार की में भी होता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए। तो इसका क्या रोल है? जब प्रकाश की किरणें, जब अंधेरे में बहुत कम विजन होता है, बहुत कम प्रकाश होता है, उसमें देखना होता है इन जानवरों को, तो कम मात्रा में प्रकाश जाता है। वो कम मात्रा में प्रकाश रेटिना के पीछे स्थित इस परत पर जाता है, और ये परत रिफ्लेक्ट करके रेटिना में थोड़ा लाइट को इंक्रीज कर देती है, जिससे विजन क्लियर हो जाता है। यहाँ तक कि 44% का अनुमान है कि भाई 1.5 गुना दृष्टि बढ़ जाती है, या 44% अधिक दिखाई देता है इन जानवरों को जिनमें टेपिटम ल्यूसिडम प्रेजेंट होती है। तो पशु चिकित्सा के संदर्भ से यह निम्न में से किस जानवर में अनुपस्थित होती है? तो प्रश्न को हम पहले पूरा कर लेते हैं। गाय में भी होती है, भैंस में भी होती है, भेड़ में भी होती है, सुअर में ये लेयर अनुपस्थित होती है टेपिटम ल्यूसिडम की। इसकी हम बात कर रहे थे। तो टेपिटम ल्यूसिडम जानवरों को रात्रि में अच्छा देखने में या उनकी दृश्यता को बढ़ाने में सहायक है, कम प्रकाश में। दूसरी बात, अब आप सोच रहे होंगे उल्लू की बात, कि उल्लू तो
अंधेरे में भी देख लेता है। उल्लू की आँख का रीजन अलग है, क्योंकि देखिए 2 प्रकार की सेल्स होती हैं आँखों में, एक तो कोन सेल्स और एक रॉड रॉड सेल्स, शंकु कोशिकाएँ और शलाका कोशिकाएँ। उल्लू की आँखों में शलाका कोशिकाएँ मीन्स रॉड सेल्स ही पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। रॉड सेल्स आपको पता है एक पिगमेंट होता है दृश्य वर्णक, जिसको बोलते हैं हम रोडोप्सिन। इस रोडोप्सिन का संश्लेषण करती है और ये रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है ये अंधेरे में देखने में सहायक है। अंधेरे में या फिर कम प्रकाश में, डिम लाइट में कौन सा वर्णक देखने में सहायता करता है? रोडोप्सिन। जब प्रकाश की किरण इस रोडोप्सिन पर गिरती है तो ये रोडोप्सिन टूट जाता है किसमें? रेटिनिन और ऑप्सिन में। ऑप्सिन में, रेटिनिन और ऑप्सिन में टूट जाता है। इसीलिए जब हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ देर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, और जैसे हम थोड़ी देर अंधेरे में रुकते हैं तो एक रासायनिक क्रियाविधि होती है इस रेटिनिन और ऑप्सिन के जुड़ने की। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में या प्रकाश की कमी में ये रेटिनिन और ऑप्सिन आपस में जुड़ जाते हैं, जिसमें कुछ सेकंड्स का समय लगता है और रोडोप्सिन का संश्लेषण हो जाता है। यही कारण है कुछ देर बाद हमें सब कुछ नॉर्मल दिखाई देने लगता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उस समय हमारी आंखों में रोडोप्सिन बन चुका होता है। और रोडोप्सिन रॉड सेल्स, हमारी आंखों में दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। कॉन सेल्स शंकु कोशिकाएं कहलाती है, जो कि प्रकाश या फिर कलर विभेदन में सहायक होती है, कलर डिफरेंशिएशन में। तो ये जो टेपिटम ल्यूसिडम है दिए गए ऑप्शंस में किसमें नहीं पाई जाती? सुअर में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न हम करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, यह बीमारी क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप के बैक्टीरिया से होती है। कोई बीमारी है वो क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप के बैक्टीरिया से होती है। क्लोस्ट्रीडियम के बारे में आपको काफी पता है ही कि भाई क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, स्पोर भी बनाता है। साथ ही साथ ये एवाईवीए जीवाणु होता है। एवाईवीए मींस एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इसकी ग्रोथ के लिए। जितनी ऑक्सीजन की कमी होगी उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी। अब इससे होने वाली बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप डी से एंट्रोटॉक्सीमिया होता है भेड़ के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ओवर ईटिंग सिंड्रोम या पल्पी किडनी डिजीज। और इसके अलावा जो बीमारी होती है इससे टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई मीन्स जब डीप वुंड्स में या गहराई में इस बैक्टीरिया के स्पोर्स चले जाते हैं तो ये टिटेनस हो जाता है। साथ में एक बोटुलिज्म बीमारी होती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम नाम के जो इसकी प्रजाति है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की, तो उनसे बोटुलिज्म या बोजुन विषाक्तता होती है, जिसको हम बोलते हैं। बोटुलिज्म में क्या होता है, टॉक्सिन्स निकाल देता है बैक्टीरिया, और ये टॉक्सिन्स प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन्स होते हैं, और जिनको सड़े गले भोज्य पदार्थों के रूप में पशुओं के द्वारा निगलने पर या फिर मानव के द्वारा निगलने पर शरीर के अंदर ये टॉक्सिन्स पैरालिसिस करते हैं। मोटर पैरालिसिस, मोटर जो नर्व होती है उसका पैरालिसिस कर देते हैं। मीन्स हम क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया की। तो अब आगे बात चलती है कि वर्ष 2019 मीन्स 2019 में इस बीमारी के कारण सांभर लेक, सांभर लेक का आपको पता होगा, काफी फेमस है सांभर झील, जयपुर के पास राजस्थान में स्थित है सांभर झील, और ये एक रामसर साइट है और भारत में स्थलीय खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील है। वाटर इनलैंड हम अगर बात करें तो सबसे बड़ा ये शोर्स है। और राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा जो नमक का उत्पादन है इसी झील से होता है, सांबर लेक से। तो ये सांबर झील के किनारे पर या सांबर झील में 2019 में एक काफी बड़ी घटना हुई थी, उसमें हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों पक्षी, जिसमें प्रवासी पक्षी भी थे। और किस बीमारी के कारण हुई थी? तो शुरुआती अवस्था में तो इस बीमारी को एवियन इन्फ्लुएंजा समझा गया, लेकिन बाद में इस बैक्टीरिया के कारण हुआ माना गया। ये बैक्टीरिया के कारण ये डायग्नोसिस हुआ इसका। और आईवीआरआई, जो कि आपको पता है इज्जत नगर बरेली में स्थित है, वहीं पर एक इंडियन एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट आईएआरआई है। तो रिसर्च के बाद में या डायग्नोसिस के बाद में ये पता चला कि ये जो बीमारी थी वो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से हुई थी।
और क्लोस्ट्रीडियम की भी कौन सी प्रजाति? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम। अब जानते हैं बीमारी हुई क्यों? जब किसी लेक की, किसी झील की सैलिनिटी बढ़ती है यानी लवणीयता बढ़ती है, तो उसके अंदर उपस्थित जो जीव होते हैं वो मरने लगते हैं। पानी की सैलिनिटी मीन्स लवणीयता बढ़ती है तो उसमें मरने लगते हैं। और यूट्रोफिकेशन जब झील का हो जाता है, यूट्रोफिकेशन का मतलब उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नील हरित शैवालों का पनप जाना या फिर बहुत ज्यादा कार्बनिक पदार्थों का हो जाना, जिससे कार्बनिक जो पदार्थ है या फिर हम यूं कहे बहुत ज्यादा मात्रा में पादपों का या जंतुओं का पनप जाना। बहुत ज्यादा मात्रा में जब पनप जाते हैं, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, तो उसकी वाटर की बीओडी बढ़ जाती है। बीओडी को हम जानते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी पानी के अंदर भी घुलित अवस्था में ऑक्सीजन पाई जाती है। ये घुलित अवस्था में जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, ये अगर प्रॉपर रूप से उपस्थित हो तो जलीय जीव जिंदा रहते हैं, अन्यथा जलीय जीवों के लिए संकट खड़ा हो जाता है। जब एक तरह से झील सड़ने लगती है तो उसकी अंदर की ऑक्सीजन को उपयोग करने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं जीव, और पेड़ पौधे अथवा जंतु दोनों ही बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में बीओडी घटने से और वहां पर सैलिनिटी लवणीयता बढ़ने से काफी सारे जीवों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से मृत कार्बनिक पदार्थों में आपको पता है ये क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया वृद्धि करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो गोबर होता है उसके अंदर ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ज्यादा होता है। इसीलिए तो कहते हैं घोड़े की लीद से या गोबर से टिटेनस हो जाता है घाव के संपर्क में आने से। वो इसीलिए हो जाता है कि जो क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया है ये मृदा के अंदर, मृदा मीन्स हम रेत कहें एक तो, जो कि मरुस्थल में होती है, वहां पर कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। जबकि एक उपजाऊ भूमि के अंदर जहां पर कार्बनिक अंश ज्यादा होता है, ह्यूमस वाली मिट्टी होती है, गोबर होता है, इस तरह की चीजें सड़ी गली होती है मिट्टी के अंदर, वहां पर ये क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया बहुत ज्यादा वृद्धि करता है। तो जो गार्डन की मिट्टी है उससे टिटेनस होने का खतरा ज्यादा होता है बजाय रेत से। तो यहाँ पर इस झील के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न हो गए और जीव मरने लगे। और आपको पता है ये पक्षी हैं, उन मरे हुए जीवों को खाते हैं, और इसी वजह से ये पक्षियों से आपस में ये बीमारी फैल गई। और इस बीमारी का नाम है एवियन बोटुलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? एवियन बोटुलिज्म। तो सांबर झील के किनारे सन 2019 में जो बीमारी फैली थी वो थी एवियन बोटुलिज्म। बाकी जो बीमारियां दी हुई है, एवियन डिस्टेम्पर। एवियन डिस्टेम्पर आपको पता है किसको बोलते हैं? एवियन डिस्टेम्पर बोलते हैं रानीखेत को। एवियन ल्यूकोसिस ये वायरल डिजीज है। और एवियन इन्फ्लुएंजा आपको पता है, एवियन इन्फ्लुएंजा ये बर्ड फ्लू का नाम है, बर्ड फ्लू का। ये बीमारी कंप्लीट। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, एक अत्यंत हाइड्रोफोबिक आइसोप्रेनोइड यौगिक है जो कोशिका झिल्ली को शर्करा से जोड़ता है। यहां पर काफी डीप क्वेश्चन है ये। हाइड्रोफोबिक आइसोप्रेनोइड मींस आइसोप्रीन, आपने सुना होगा आइसोप्रीन्स। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड जो आइसोप्रीन्स होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोशिका झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, और इनको बोलते हैं डोलीचॉल्स। डोलीचॉल्स, ये डोलीचॉल्स क्या करते हैं? ये एजिंग से रिलेटेड है, यानी उम्र से रिलेटेड है, उम्र के बढ़ने से रिलेटेड है। और ये सेल मेम्ब्रेन को शुगर से जोड़ते हैं, कोशिका झिल्ली को शर्करा से जोड़ते हैं। तो आइसोप्रीन्स की जो बड़ा रूप होता है या मैक्रोमोलिक्यूल होता है वो होते हैं डोलीचॉल्स। काफी लेटेस्ट चीज है डोलीचॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में सेक्सुअल बिहेवियर सेंटर ब्रेन के किस पार्ट में स्थित होता है? तो देखिए, सेक्सुअल बिहेवियर सेंटर आपको पता होगा, भूख, प्यास, मोह, क्रोध, घृणा या ईर्ष्या या प्रेम, प्रेम इसी को कह सकते हैं, मोह को, या फिर इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस जितने भी इमोशंस होते हैं इनका जो सेंटर होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। यहां तक कि तापमान का भी यही होता है। और
सेक्सुअल बिहेवियर का भी यही होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो थैलेमस होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है कहलाता है हाइपोथैलेमस, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड है। और आपको पता है हाइपोथैलेमस से ही जीएनआरएच निकलता है। जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि अग्रपीयूष को एलएच और एफएसएच हार्मोन को निकलने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सारे मनोभावों का केंद्र होता है, सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइचिनेला स्पाइरिलिस। 6 क्वेश्चन में ये एक पैरासाइट का नाम दिया गया है, ट्राइचिनेला स्पाइरिलिस। किस प्रकार का वर्म है? एक राउंड वर्म है। राउंड वर्म मीन्स एक निमेटोड है। राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स बोलते हैं जो बेलन की तरह इस तरह से होते हैं, राउंड, उनको बोलते हैं। राउंड का मतलब ऐसे नहीं होते, राउंड का मतलब होते हैं ऐसे, इस तरह से, एस्केरिस की तरह, ये पाइप की तरह, इस तरह से राउंड होने चाहिए। तो एक निमेटोड परजीवी है जो कि ट्राइचेनेलोसिस उत्पन्न करते हैं, बीमारी का नाम है। इसका संक्रमण किससे होता है? रोडेंट मीन्स जो कुतरने वाले जंतु होते हैं उनको बोलते हैं रोडेंट्स। कुतरने वाले जंतु जिनके इंसाइजर जीवन भर वृद्धि करते हैं और अपने दांतों को इस तरह से घिसते रहते हैं, जैसे चूहा है, खरगोश है, इनको बोलते हैं रोडेंट्स। तो रोडेंट्स, बियर मीन्स भालू, और सुअर में भी होता है। मानव में भी इसका संक्रमण होता है, ह्यूमन में भी ये बीमारी होती है, मीन्स एक तरह से जूनोटिक तरह का पैरासाइट हो गया। और मानव में इसका संक्रमण रॉ मीट मीन्स कच्चे मांस से, और कच्चे मांस में पॉर्क भी हो सकता है, और जंगली जानवरों का मांस जिसे हम गेम कहते हैं, गेम, GAME, गेम मीन्स जंगली जानवरों का मांस, या फिर पॉर्क, पॉर्क से भी फैल सकता है, ठीक है, का सेवन करने से होता है, भालू सुअर के। यदि हमें इसकी पोस्टमार्टम की अनुशंसा करनी हो, पोस्टमार्टम करना हो, ये कह दें हम तो, पीएम करना हो, तो इसकी जांच के लिए कौन से अंग से सैंपल लिया जाएगा जो कि पहचानने में सबसे योग्य हो? तो देखिए, वैसे तो ये ट्राइचिनेला स्पाइरलिस मसल्स के अंदर सिस्ट बनाता है, मसल्स के अंदर, और कभी कभी ये एबरेंट पैरासाइट भी हो जाता है, यानी अन्य जगह भी ये चला जाता है इंटेस्टाइन से। तो सबसे जो बेस्ट है इसमें डायफ्राम है। डायफ्राम से इसका सैंपल लिया जाएगा। पहचानने में सबसे उपयुक्त इसमें क्या हुआ? डायफ्राम। बाकी मसल्स में भी ये पाया जाता है, लेकिन ये डायफ्राम सबसे उपयुक्त है। अगला है 7वां क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से ऑक्स में शुक्रजनन नलिकाओं का डीजनरेशन हो जाता है? आपको पता है ऑक्स में इस तरह से क्या होते हैं, ओवल शेप, अंडाकार टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस में आपको पता है बहुत सारी असंख्य शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। और आपको ये भी पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो आंतरिक स्तर है, ये आंतरिक स्तर इसका वो बना हुआ होता है किससे? जर्मिनल एपिथेलियम से, जनन उपकला से। और जनन उपकला एक प्रकार की क्या होती है? घनाकार उपकला होती है। ये कैसी है? घनाकार मीन्स क्यूबोइडल एपिथेलियम, घनाकार उपकला, या फिर इसको बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम। और जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है इसी को हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम मीन्स जनन उपकला। अब कौन सा विटामिन है जो इस उपकला से संबंधित है? तो आपको मैंने कई क्लासेज में आपको बताया कि विटामिन ए जो होता है वो उपकला उतक की मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। देखिए, विटामिन ए की कमी से आंखों में समस्याएं आती हैं। क्या क्या समस्याएं आती है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। त्वचा सूखी हो जाती है, मीन्स जीरो सॉरी किरेटोमलेशिया हो जाता है। और आपको पता होगा त्वचा का या शरीर का सबसे बाहरी आवरण और सबसे आंतरिक आवरण जो ढकने का काम करता है उसे हम कहते हैं उपकला उतक। और उपकला उतक इसको बनाता है। जैसे हम अधिचर्म की बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस भी किसकी बनी हुई होती है? उपकला उतक की बनी हुई होती है।
मीन्स बॉडी में ज्यादातर ग्लैंड्स हैं, जो कवरिंग्स हैं, वो सब किसकी बनी होती है? एपिथेलियम की। और एपिथेलियम की के अच्छे होने के लिए, एपिथेलियम की इंटीग्रिटी के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। जैसे ही विटामिन ए की कमी हुई, ये एपिथेलियम है वो डिजेनरेट होने लगता है, नष्ट होने लगता है, एपिथेलियम हटने लगता है, जिससे वहां पर इन्फेक्शन होने लगता है। क्योंकि आपको पता है जैसे स्किन की ऊपरी सतह है, एपिथेलियम यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर बैक्टीरिया इन्वेड करेंगे, चाहे शरीर का बाह्य आवरण हो चाहे शरीर का आंतरिक आवरण हो। बाहर थोड़ा कम इसलिए होता है क्योंकि ये डेड सेल्स होती है बाहर, यहाँ पर नमी की कमी रहती है, नमी की कमी के कारण बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें, आपको पता है म्यूकस मेम्ब्रेन तो हमेशा नम रहती है शरीर के अंदर के भागों में, और वहां पर जब विटामिन ए की कमी से वो इरोड होने लगती है, वो हटने लगती है, जो एपिथेलियम है, तो वहां पर संक्रमण पैदा हो जाता है। इसीलिए इसी विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है, यानी संक्रमण रोधी विटामिन बोला जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि ऑक्स की जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, इनके डिजेनरेशन किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से इनका डिजेनरेशन होता है। और आपको पता है शुक्र जनन और अंड जनन के लिए दोनों विटामिन जरूरी है, विटामिन ए और विटामिन ई, और दोनों ही विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति में ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने की क्षमता नहीं होती? देखिए, आपको पता है ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है और इससे नियासिन बनता है, नियासिन। और नियासिन जो होता है वो विटामिन बी 3 होता है। इस नियासिन को ही निकोटिनेमाइड कह सकते हैं, निकोटिनेमाइड, या निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं, निकोटिनिक अम्ल। तो ये इसमें से कुछ भी कह सकते हैं। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से नियासिन बनता है, इतना हमने जाना। तो किसमें नहीं होती है क्षमता? तो आपको बता दें, जो फेलाइन होती है, मीन्स कैट की फैमिली होती है, उनके अंदर ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने की क्षमता नहीं होती। और जो नियासिन विटामिन है, मीन्स बी 3 है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स में ज्यादा पाया जाता है। एनिमल ओरिजिन के जो खाने होते हैं, एनिमल ओरिजिन का मतलब दूध हो गया, मांस हो गया, इस तरह की चीजें। इसीलिए बिल्ली के लिए एक तो टोरिन की वजह से, और ये दूसरी वजह है नियासिन की वजह से, बिल्ली के लिए मीट जरूरी हो जाता है। आपको पता है टोरिन एक अमीनो अम्ल होता है, उसकी कमी यदि बिल्ली के शरीर में हो जाए तो बिल्ली की आंखों में रेटिना का डिजेनरेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं फेलाइन रेटिनल डिजेनरेशन। आंखों में और अंधापन आ जाता है टोरिन की कमी से। इसलिए बिल्ली को मांसाहार जरूरी होता है, क्योंकि कैट की जो फैमिली है वो ही लॉयन की है, वो ही टाइगर की है। तो ये बिल्ली के परिवार के सदस्यों को मांसाहार जरूरी है, बजाय कुत्ते के। कुत्ते का जो संबंध है वो भेड़िया से है, वुल्फ से है, जबकि बिल्ली का संबंध है शेर से, जिनके लिए मीट और मीट के प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है, मीन्स एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए डॉग फूड और कैट फूड में काफी अंतर होता है। डॉग फूड से ज्यादा जो मीट के एडिटिव्स मिलाए जाते हैं वो कैट फूड में मिलाए जाते हैं। मेनली टोरिन एमिनो एसिड का ध्यान में रखा जाता है, और फिर विटामिन बी 3 नियासिन का भी ध्यान रखा जाता है, या फिर ट्रिप्टोफैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? वैसे तो आपको पता है किसी के भी शरीर में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है बॉडी वेट के हिसाब से 7 से 8% होता है। ये एवरेज है, तो एवरेज हम देखें तो ये हो गया 7.5%। मान लीजिए 400 किलो की गाय है, तो इसमें हो जाएगा लगभग 7.5/100, यानी 30 से 40 लीटर, इतना ब्लड होगा। अगर हम पर केजी बॉडी वेट, ml पर केजी बॉडी वेट देखें, तो इसमें ये आंसर है, 52 से लेकर के 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड गैस इफेक्ट। ये भी समझने की चीज है, सेकंड गैस इफेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दूसरा गैस प्रभाव क्या है? तो देखिए, हम पशुओं को एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया के क्वेश्चंस काफी
इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कई बार। तो एनेस्थीसिया भी दो प्रकार का होता है, एक तो जनरल होता है और एक लोकल होता है, मीन्स रीजनल या लोकल कह सकते हैं। जो अब जनरल में भी हम दो तरह से दे सकते हैं, एक तो इनहेलेशन के रूप में और एक इंजेक्टेबल के रूप में। इनहेलेशन की जो एनेस्थीसिया देते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। इंजेक्टेबल्स में जैसे कीटामिन है वो इंजेक्शन से दिए जाते हैं। इनहेलेशन की बात करें तो हम गैसों को सूंघा करके और बेहोश करते हैं, या फिर उसको चेतना शून्य करते हैं, या उसको निश्चेतना देते हैं पशु को। तो यहाँ पर सेकंड गैस इफेक्ट जो है, सेकेंडरी गैस इफेक्ट इसको कह सकते हैं, ये इनहेलेशन एनेस्थीसिया से संबंधित है। सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहली बात समझने की यही है, इनहेलेशन एनेस्थीसिया, और वो भी कौन सा, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में हम पूरी बॉडी को बेहोश कर रहे हैं और इनहेलेशन देकर के बेहोश कर रहे हैं। तो एनेस्थेटिक उस स्थिति में लागू होता है जहां कौन सी गैस को पर्याप्त उच्च सांद्रता पर दिया जाता है ताकि बाद में एल्वुलस से आगे बढ़ने पर अन्य गैसों की सांद्रता में वृद्धि हो, एनेस्थेटिक की पहचान कर। तो जो ये सेकेंडरी गैस इफेक्ट लागू होता है, इनमें से नाइट्रस ऑक्साइड पर लागू होता है। देखिए ये है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है, इस गैस को जब एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ या इससे पहले जो गैस दी जाती है उसका इफेक्ट बढ़ जाता है इस नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। इसे बोलते हैं सेकेंडरी गैस इफेक्ट, या द्वितीयक गैस प्रभाव भी बोलते हैं इसके, द्वितीयक गैस प्रभाव। तो आपसे ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतना पूछा जा सकता है कि इनहेलेशन एनेस्थीसिया से संबंधित प्रभाव कौन सा है, या द्वितीयक गैस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O की उपस्थिति से इसके साथ दिया जाने वाला जो एनेस्थेटिक है, एनेस्थीसिया, उसकी पोटेंशिया, उसकी सांद्रता ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, यानी ये एक तरह से N2O धक्का मारती है उसके, ये समझ लो। नेक्स्ट है रानीखेत रोग से संबंधित असंगत कथन छांटी। अब देखिए रानीखेत, वैसे तो हम जनरली जानते हैं वो बातें, ये है कि रानीखेत रोग है पैरामिक्स वायरस से होता है, और पक्षियों में इसमें नर्वस सिस्टम के भी लक्षण आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के भी लक्षण आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी लक्षण आते हैं, और इसको न्यूकैसल डिजीज भी कहते हैं इसको। और इसको रानीखेत भारत के उत्तराखंड राज्य के रानीखेत नाम के स्थान पर ये खोजा गया, पाया गया। वैसे विदेश में भी इसकी खोज न्यूकैसल में मानते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर रानीखेत जगह पर पहली बार बीमारी को मानते हैं हुई। तो इससे कोई नई चीजें हम आपके लिए लाए हैं, इससे संबंधित आप असंगत कथन छांटिए, मतलब क्या सही नहीं है रानीखेत के बारे में। ये एवियोला वायरस के कारण होती है, ठीक है, कई जगह पे ये एवियोला भी आ सकता है, जो हम पैरामिक्सो बता रहे हैं उसकी जगह। इस बीमारी का रोग कारक मोनोनेगा वायरस के जीनस से संबंधित है, ये भी बात ठीक है, ये भी गलत नहीं है। इस बीमारी के लिए वैक्सीन के, जिसकी स्ट्रेन बोलते हैं, के का मतलब कोमोरो स्ट्रेन का टीका लगाया जाता है, या कोमोरो स्ट्रेन को काम में लेते हैं। वैसे तो आपको रानीखेत में हमने बताई लासोटा लेते हैं या फिर R2B स्ट्रेन लेते हैं, लेकिन आप इस कोमोरो का भी ध्यान रखें। तो ये तीनों पॉइंट जो बिल्कुल नए हैं आपके लिए, ये तीनों सही हैं। मीन्स आपको ये भी बात ध्यान रखनी, ये भी रखनी है और ये भी रखनी है। तो रानीखेत रोग से संबंधित असंगत जो कथन है, इनमें से कोई नहीं है, तीनों ही संगत है, तीनों ही एडिशनल नॉलेज हो गई इस क्वेश्चन के जरिए आपको दी जा रही है। नेक्स्ट है वर्निकेज एरिया, ब्रेन में होता है, ठीक है। वर्निकेज एरिया ब्रेन का एक क्षेत्र होता है, वर्निकेज एरिया, जो कि मस्तिष्क में स्थित होता है। इसमें मोटर न्यूरॉन्स शामिल होते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स को हिंदी में बोलते हैं चालक तंत्रिका, चालक तंत्रिका। देखिए दो प्रकार की तंत्रिका है, तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका जिसको हम चालक तंत्रिका भी कहते हैं। एक होती है संवेदी और एक होती है मिश्रित, तीन तरह की नर्व्स होती। फर्स्ट नंबर पे आती है संवेदी। संवेदी तंत्रिकाएं किसी संवेदना को ब्रेन तक ले जाती है, जैसे मैंने यहाँ पिन चुबाई, तो पिन चुबाने की या पेन चुबाने की
संवेदना को ब्रेन तक जो नर्व लेके गई उसे हम कहेंगे संवेदी या सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन में एनालिसिस होने के बाद जिस न्यूरॉन से हम काम करवाते हैं या जिससे हम हमारा ब्रेन एनालिसिस करके जो प्रेरणा भेजता है या जो सूचना भेजता है या फिर जो निर्देश देता है, निर्देश जाते हैं किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो और तीसरे प्रकार की जो होती है मिश्रित, मिश्रित दोनों कार्य करती हैं। और आपको ये बता दें स्तनधारियों के ब्रेन से में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर हम वर्निकेज एरिया की बात करें, वर्निकेज एरिया जो कि ब्रेन में पाया जाता है, इतना हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है, कई कई बार इसमें सूजन आ जाती है। तो वर्निकेज एरिया में सूजन आती है तो इसको बोलते हैं वर्निकेज एनसिफिलोपैथी। वर्निकेज एनसिफेलोपैथी, ये बीमारी का नाम हो गया वर्निकेज एनसिफिलोपैथी। और इसी बीमारी का नाम है बेरी बेरी, ये तो आपको पता होगा। बेरी बेरी जो होती है विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन B1 को कहते हैं थाइमिन। तो थाइमिन या विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी कहते हैं, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और बेरी बेरी रोग को वर्निकेज एनसिफिलोपैथी कहते हैं ह्यूमन के अंदर, मानव में। ठीक है। और ये बीमारी जानवरों में भी होती है, गाय मवेशी में कम होती है, कुत्ते में ये बेरी बेरी रोग ज्यादा होता है विटामिन B1 की कमी से। क्योंकि आपको पता है गाय और मवेशी तो यहाँ से मैंने उड़ा दिए, क्यों कि गाय और मवेशी में जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उसकी सामान्यतः कमी नहीं होती है, क्योंकि उसके रूमन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, वो बी कॉम्प्लेक्स को खूब अच्छी तरह से संश्लेषित कर लेते हैं। यानी ज्यादातर बीमारियां बी कॉम्प्लेक्स की नहीं होती हैं। और इसकी जो बीमारी होती है इससे ग्रसित होते हैं मानव हो गया, जैसे सिंपल स्टमक वाले, एक डॉग हो गया, इस तरह के एनिमल्स इससे प्रभावित होते हैं। और यहाँ तक कि बकरी भी इससे काफी अच्छी प्रभावित होती है। तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। अब हम बेरी बेरी की बात करें तो बेरी बेरी भी दो तरह की होती है, एक तो ड्राई बेरी बेरी और एक वेट बेरी बेरी। जब इसके नर्वस सिम्टम्स आते हैं, जब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी ब्रेन प्रभावित होता है, तो उसको बोलते हैं ड्राई बेरी बेरी, जिसमें सेंसेशन खत्म होना है, सांसें तेज तेज चलना है, और हाथों में पैरों में दर्द होना है, मसल्स में। ये ड्राई बेरी बेरी के अंदर शामिल है। जोड़ों में दर्द, पेशियों में, उठने बैठने में परेशानी। एक होती है वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है, जिसमें धड़कनें अनियमित हो जाती है, हार्ट प्रभावित होता है। और वैसे हम देखें, ये विटामिन B1 है, बेरीविन नाम से आता है, ब्रांड नेम जो है किसी कंपनी का है, काफी फेमस है। तो विटामिन B1 बेरीविन या फिर इसको थाइमिन भी कहते हैं। और गोट के अंदर, सीप के अंदर कई बार सर्कुलिंग डिजीज हो जाती है, जिसमें नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और आपको पता है तंत्रिका तंत्र के यही लक्षण होते हैं, टक्कर मारना, गिरना, उठना, पड़ना। तो ऐसी कंडीशन में हम इस B1 का उपयोग करते हैं, थाइमिन का उपयोग करते हैं। मीन्स थाइमिन इज रिलेटेड टू ब्रेन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी इसको हम बोलते हैं AWBI। AWBI और AWBI का गठन किस साल हुआ? तो इससे पहले आप एक चीज जानते होंगे, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट, मीन्स पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, ये लागू हुआ था 1960 में। और जो जंगली जानवर है उनके उनके अधिकारों का हनन नहीं हो, क्योंकि आपको पता है मानव ने काफी सारे जंगलों को, इनको काट करके काफी एरिया खत्म कर दिया है, जिससे इनके जीवन को संकट आ गया। अब जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार होते हैं कि जीव को जीने का अधिकार है। उसके तहत ये 1962 में ये बनाया गया AWBI, एनिमल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका पुराना हेडक्वार्टर मीन्स 2018 से पहले चेन्नई में स्थित था। चेन्नई,
चेन्नई में ये स्थित था AWBI का मुख्यालय, जो कि 2018 में, ये भी नई बात हो गई, 2018 में इसको बदल करके बल्लभगढ़ कर दिया गया। बल्लभगढ़ जानते हो, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ कहाँ है? ये फरीदाबाद जिले में, फरीदाबाद जिला। कौन सा राज्य पड़ता है? हरियाणा। तो हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित है बल्लभगढ़। और जहां पर पहले, अभी भी है, NIAW स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट एनिमल वेलफेयर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल वेलफेयर, यानी जो पशुओं के कल्याण का जो एक संस्थान है, वो बल्लभगढ़ में स्थित है। आजकल इस AWBI को भी बल्लभगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। कब? 2018 में। तो AWBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में, 1962 में। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बात करें, खरीफ की फसल कौन सी है? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपको लग रहा होगा, खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखिए, खरीफ की फसल आप जानते हो, इनमें से तो बाजरा ही है। गेहूं, सरसों और चना, ये तीनों क्या है? ये तीनों है रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप, रबी क्रॉप आपको पता होगा, ये सर्दियों में या टेम्परेचर कम होने पर ये उगाई जाती है। और अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, DNA की जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, या रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड होती है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, यानी अर्ध संरक्षी प्रतिकृति क्रिया दर्शाने हेतु अब मेसलसन और स्टॉहल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। यानी DNA जो रेप्लिकेशन करता है, खुद की कॉपी तैयार करता है, उस कॉपी तैयार करने की कौन सी विधि को सबसे मान्य बताया गया? अर्ध संरक्षी विधि को। तो अर्ध संरक्षी विधि, या जिसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इस तरह से DNA अर्ध संरक्षी विधि पर काम करता है। तो इसमें कौन सा आइसोटोप काम में लिया गया था? आइसोटोप का मतलब समस्थानिक। तो देखिए, N15 काम में लिया गया था, और मेसलसन स्टाल ने इस N15 का उपयोग करके इस एक्सपेरिमेंट को साबित किया था, या फिर यूं कहे अर्ध संरक्षी विधि को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिले, वो नाइट्रोजन 15 के आइसोटोप में ही मिले थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।